Hello students, this lecture is on Unit 4 Chemical Bonding. Now before moving on to chemical bonding, we should first know what is a chemical bond. So chemical bond is nothing but the force of attraction that exists between the two atoms or more atoms so as to hold them together as a stable molecule. Now this formation of chemical bond, it involves redistribution of electrons. Now redistribution in the sense, as you might have studied in your previous classes also, that is up to 10th, that the chemical bond is formed when it involves either sharing of electrons or it involves loss of electron or gain of electron, then a chemical bond is formed. Now this formation of a chemical bond is always accompanied by decrease of energy. Means whenever a chemical bond will be formed, it is always a feasible process, always a favorable process, so always energy is released while formation of a chemical bond. Whereas जब बॉन्ड टूटेगा तो इसका उल्टा होगा, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. बट जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, एंड जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी इट विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. Why so? Because this decrease in energy is directly proportional to strength of bond. इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा. नाउ whenever we talk of chemical bond formation या जब भी हम chemical combination की बात करते हैं, there are many questions which comes to our mind naturally. And what are these questions? Like why do atoms combine? मतलब atoms combine करते ही क्यों हैं. दूसरा या क्वेश्चंस लाइक दिस कैन ऑल्सो राइज कि हाइड्रोजन फॉर्म होता है लेकिन H3 इज़ नॉट फॉर्म्ड. वाई सो? सिमिलरली वी कैन से H2 फॉर्म होता है बट हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर हम मॉलिक्यूल के शेप्स की बात करें, अगर हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल CO2 एंड H2, ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स ट्राइएटॉमिक हैं. ट्राइएटॉमिक मतलब 3 एटम्स वाले. लेकिन अगर हम इन दोनों की ज्योमेट्री देखें तो CO2 की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है और H2 की जो ज्योमेट्री होती है वो बेंट होती है. तो ऐसा क्यों होता है? नाउ लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. मतलब एटम्स कंबाइन करते ही क्यों हैं. वी ऑल नो कि एटम्स की अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो दे ऑलवेज हैव अ प्रेफरेंस टू कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स. तो एटम्स इस कॉम्बिनेशन में सेम टाइप के एटम्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं और एटम्स डिफरेंट टाइप्स के भी कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता ही क्यों है. ये केमिकल कॉम्बिनेशन 2 रीजंस की वजह से होता है. फर्स्ट रीज़न है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सेकेंड रीज़न है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. नाउ वी नो दैट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जो होता है वो बहुत ही स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है. वाई? बिकॉज इन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑल द एटम्स are having 8 electrons in their outermost shell, which is considered as highly stable. Secondly, tendency to have minimum energy. So minimum energy का concept समझने के लिए हम एक energy profile diagram देखेंगे. इस energy profile diagram में you will see we are plotting energy versus distance. Now what happens when you are bringing 2 atoms closer to each other? तो पहले क्या होगा? Forces of attraction will be greater as compared to the forces of repulsion, and further move करते रहेंगे. एक स्टेज आ जाएगी जहाँ पे ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल बराबर होंगी हमारी रिपल्सिव फोर्सेस के. ये जब डिप आ जाएगा उसके बाद अगर हम फर्दर इन एटम्स को एक दूसरे की तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा? रिपल्जन शुरू हो जाएंगे एंड दिस विल रेज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो ये एक स्टेज आएगी जहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस विल बी ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस. सो वी कैन से
बाकी जो हम ये मिनिमम एनर्जी की बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में, ये मिनिमम एनर्जी का मतलब है इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम जहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का जो नेचर है, जो एक्सटेंट है, दैट शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जब ये फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिल्कुल बराबर होंगी उस टाइम पे ही किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो पाती है। नाउ ये केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर मेनी थ्योरीज दैट हैव कम अप। First theory that has come up to explain the formation of chemical bond, first theory is Coastal-Lewis approach. Second theory is VSEPR theory, which is called as valence shell electron pair repulsion theory, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Third theory which came after VSEPR is VBT, which is called as valence bond theory. Extension of valence bond theory is hybridization concept. So hybridization is not a new theory but an extension of valence bond theory. Last theory which came up was MOT theory called as molecular orbital theory. तो ये सब theories आई थी to explain the formation of a chemical बॉन्ड। अब हम ये सारी थ्योरीज एक एक करके देखेंगे कि what are the advantages of the theories, what were the postulates and what were the drawbacks of these theories. Now let us see the first approach, which is Coastal-Lewis approach. Now this approach states that atoms of different elements combine with each other in order to complete their respective octets or duplets. Means atoms combine in order to have either 8 electrons in their outermost shell or to have 2 electrons in their outermost shell. 2 electrons in their outermost shell, it can be the case of hydrogen, lithium or beryllium, whereas all other elements are usually having the tendency to have 8 electrons in their outermost shell. तो यही जो tendency है to have 8 electrons or 2 electrons in the outermost shell, इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है, या फिर ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट रूल आता है फॉर स्मॉलर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम। बाकी जहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की टेंडेंसी होती है वहाँ पे ऑक्टेट रूल हम बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाई they want to have 8 electrons in their outermost shell, because it has been observed that the atoms which are having 8 electrons in their outermost shell, that is the noble gases, they are very chemically inert, they are chemically unreactive. So that is why to attain noble gas configuration, atoms have a tendency to have 8 electrons or 2 electrons in their outermost shell. How this occurs means how the atoms complete their octet or duplet. This can be done by two methods mainly. First is either by sharing of electrons. Secondly is transfer of electrons. If there is sharing of electron, this can lead to the formation of either a covalent bond or a coordinate bond, whereas if we have only transfer of electrons, then this leads to the formation of an ionic bond. Now we know how these bonds are formed. Let me tell you briefly. Covalent bond is formed by sharing of electrons. For example, if you have HH, now we know this H is having a configuration of 1s1, this H is also having configuration of 1s1. So this is a valence electron, this is its valence electrons. So what they will do, क्योंकि हाइड्रोजन है तो इसीलिए आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में ये शेयर कर लें एक दूसरे के साथ तो इससे क्या होगा, दोनों का ही डुप्लेट पूरा हो जाएगा एंड ए कोवलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. सो ये जो बॉन्ड बना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड. हाउएवर अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ देखें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, सपोज यू हैव अमोनिया एंड यू हैव BF3. नाउ BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. अगर आप देखोगे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो BF3 जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं,
तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये BF3 के साथ शेयर कर लेता है। तो शेयर करने से क्या होता है, नाइट्रोजन और बोरॉन दोनों का ही ऑक्टेट पूरा हो जाता है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे वो दोनों एटम्स ने कंट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन यहाँ पे जिन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम डोनेट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हेयर इज द डोनर, बोरॉन हेयर इज द एक्सेप्टर। ठीक है, कंप्लीटली नाइट्रोजन डोनेट नहीं करता और कंप्लीटली ही बोरॉन एक्सेप्ट भी नहीं करता, तो इसीलिए कोई इन पे चार्जेस नहीं आते हैं। अदरवाइज अगर ये कंप्लीटली डोनेट कर दे और ये कंप्लीटली एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से हो तो शेयरिंग ही रही है, लेकिन शेयरिंग में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम से आ रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम हमेशा शो ही ऐसे करते हैं, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, एरो बनाते हैं जो हम ये बताता है कि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। ठीक है, तो ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों ही शेयरिंग से बनते हैं। आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सो कोसल लुईस अप्रोच क्या है कि हर एटम की टेंडेंसी होती है टू हैव कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। क्यों करना है, टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सो दैट इट बिकम्स केमिकली इनर्ट, केमिकली अनरिएक्टिव हो जाए। ताकि कैसे करेंगे, शेयरिंग से या फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने से। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं तो आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कोसल लुईस अप्रोच। So let us see some exceptions to the octet rule. Now first exception to octet rule is of hypervalent molecules, that is the molecules which are having more than 8 electrons in the outermost shell. और इन्हीं molecules को हम electron efficient molecules भी बोलते हैं। For example, let us take a very simple example of PCl5. सो यू कैन सी हेयर सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, तो अगर हम फॉस्फोरस के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो इट इज हैविंग 10 electrons in the outermost shell. And in that example we can see of SF6, so again if I see how many electrons are present in the around the central atom, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this species is having 12 electrons in the outermost shell. So these type of species are violating the octet rule. Similarly, there are some species which are called as hypovalent, which are having less than 8 electrons in their outermost shell. These are also called as electron deficient molecules. अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल BCl3, अगर हम BCl3 का स्ट्रक्चर बनाएं, I am just showing you the electrons which are present around boron. So as you can see here, around boron we have 1 2 3 4 5 and 6 electrons. So again this is violating the octet rule. So now here you can see it is having 4 electrons around the central atom. So again it is violating the octet rule. Now third type of species are having pseudo inert gas configuration, which is again violating the octet rule. So the species like gallium 3+, if I write its configuration, it is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10. So if you look in the outermost shell, it is having 18 electrons. So this type of configuration is called pseudo inert gas configuration, which is again violating the octet rule. Similarly, you can see Cu plus, Ag plus, Zn2 plus,
SN4 plus, etc. These are again some of the ionic species which are again having the pseudo inert gas configuration and violating the octet rule. Now fourth type of species are odd electron molecules. Odd electron molecules means जिनमें central atom के around odd number of electrons present है. For example, we have NO, NO2, ClO2, ClO3. Let me see the structure of NO molecule. तो अगर हम इसका structure देखें, so here nitrogen is having 1, 2, 3, 4 and 5. Similarly ऑक्सीजन का देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है. तो आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो चुका है. ऑक्सीजन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, वेयर एज नाइट्रोजन का अराउंड देखो अगर आप तो इट इज जस्ट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, नहीं डुप्लीकेट हो रहा है, बट ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल atom. So this type of molecules are called as odd electron molecules. Now I hope all of you are aware of this type of representation are called as Lewis dot structures, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल होता है उसमें हर एटम के अराउंड वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको किसी भी डॉट की फॉर्म में या क्रॉस की फॉर्म में शो करते हैं. Since we are talking of chemical bond, now there are various types of chemical bonds which are present. Firstly, let us classify them on the basis of their strength. Strength means the chemical bond can be either a strong bond, can be either a weak bond. If it is a strong bond, it can be further classified into 4 types: ionic bond, covalent bond, metallic bond and coordinate bond. Weak bonds are classified into hydrogen bond and van der Waals forces or van der Waals bonds.